स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हमारे 10 एमसीक्यू। आप सभी को पता है हम डेली क्या कर रहे हैं? 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज है डे 7 यानी कि जिसने डे 6 तक की वीडियो देखी होगी उसने 60 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए होंगे। और जिसने नहीं देखी होगी वो अभी देख के कर देगा। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देख लेना। आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत बेस्ट होने वाली है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किसी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक व सरकार को विदेशी मुद्रा दर के निर्धारण में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि कौन सी विनिमय दर प्रणाली ऐसी होती है जिसमें किसी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक या सरकार को विदेशी विनिमय दर में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखो, आपको पता ही है कि अगर स्थिर देखें तो सरकार ही निर्धारण करती है। प्रबंधित जो हमारी प्रबंधित मुद्रा प्रणाली है, उसके अंदर प्रबंधित जो हमारी विदेशी विनिमय दर प्रणाली है, उसके अंतर्गत तो होता ही क्या है कि आरबीआई अपने हस्तक्षेप से उसको ठीक करता है। लेकिन जो हमारी ये है फ्लोटिंग वाली तिरती, जिसको हम कहते हैं नम्य विनिमय दर प्रणाली, उसमें सरकार व केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी विशेष समय बिंदु पर भुगतान के उद्देश्य से जनता द्वारा रखी गई मुद्रा की कुल मात्रा डैश होती है। क्या कह रहे हैं कि किसी विशेष समय बिंदु पर की कुल मात्रा, एक विशेष बिंदु पर जनता के पास रखी गई मात्रा को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं? मुद्रा आपूर्ति। भी जहां आपको विशेष समय बिंदु दिख जाए और जनता के पास रखी मुद्रा, वो क्या कहलाती है? मुद्रा आपूर्ति ही कहलाती है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो सकता है। भाई, द्वितीयक अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जहां पे ए डी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई, यानी कि सिर्फ दो क्षेत्र होते हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, उपभोग और निवेश। इसमें विदेशी क्षेत्र तो होता ही नहीं है। लेकिन आप देखोगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ही क्या है? विदेशों से, जिसमें हम विदेशों से जो कारक आए होती है वो भी सम्मिलित होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। किसी द्विक्षेत्र अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है। कि द्विक्षेत्र अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है। बिल्कुल सही बात है। विदेशों से जो प्राप्त निवल कारक आय होती है वो शून्य होती है, क्योंकि उसमें विदेशी क्षेत्र को हम शामिल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? आपका पहले वाला कथन असत्य है, दूसरे वाला कथन क्या है? असत्य है। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अन्य सभी कारक समान रहने पर डैश के कारण किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन में व्यापार अधिशेष उत्पन्न हो सकता है। भी बाकी सब कारक तो समान रहे, क्या ऐसा होगा जिसके कारण विदेशी भुगतान में व्यापार अधिशेष का मतलब क्या होता है? जब हमारे निर्यात ज्यादा हो और हमारे आयात कम हो, तभी व्यापार अधिशेष होता है। व्यापार अधिशेष पता है ना आपको? निर्यात और आयात के बीच का अंतर। और अधिशेष कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा यानी कि निर्यात ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। अब देखो, जापान की कॉफी के निर्यात में वृद्धि, मान लो इसमें देखो भारत देश की बात नहीं हो रही, इसमें किसी भी राष्ट्र। अब आप देखो कि जापान की कॉफी के निर्यात में वृद्धि होगी तो व्यापार अधिशेष होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, अधिशेष ही होगा। कि जब आप कॉफी का निर्यात क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे, तो क्या होगा? आपका व्यापार अधिशेष होगा। तो पहली क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। मान लीजिए कि काल्पनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक आरक्षित अनुपात को 10% से बढ़ाकर 25% कर देता है, तो प्रारंभिक जमा राशि 1,000 करोड़ है, तो मुद्रा सृजन की कुल राशि कितनी होगी? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब कितनी है सीआरआर? प्रारंभिक जो हमारी नकद कोष अनुपात है वो कितना है? 25%। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहूंगी क्या निकालो? मुद्रा गुणक निकालो, मनी मल्टीप्लायर निकालो। मनी मल्टीप्लायर को ऐसे निकालेंगे, 1 में जो आपका सीआरआर है, तो 125% है, तो मैं 25% को कैसे लिख सकती हूँ? अपॉन में 100, 25 फोर यानी कि मेरा मुद्रा गणक कितना आया? 4 आया। ठीक है। पहली बार कितनी राशि जमा हुई? 1,000। तो 1,000 को 4 से जब गुणा करोगे तो कितना आ गया? 4,000। तो यानी कुल मुद्रा का सृजन कितना होगा? 4,000 होगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है? हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोग और प्रौज्य आय के बीच अनुपातिक संबंध को
दर्शाता है कि उपभोग और प्रॉजय, प्रॉजय आपको पता है क्या होती है? वह आय जो हम कर के भुगतान के बाद जो हमें मिलती है। तो कौन-सी होगी? अनुपातिक संबंध कहाँ पे दिखेगा? जब अगर आप देखेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों समान है तो। जब हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति के एक समान होगी, तभी हमारा उपभोग और प्रॉजय के बीच में अनुपातिक संबंध दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा उल्टा-पुल्टा हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 8, भुगतान संतुलन का डैश खाता शेष वित्त के वित्तीय दावों में निवल परिवर्तन को दर्शाता है। भई कौन-सा? आपको पता है भुगतान संतुलन के कितने हमारे खाते होते हैं? चालू खाता, पूंजी खाता, होता है ना? अब 2 वर्ड हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। अब हमें दिखाना है कि शेष वित्त पर वित्तीय दावे। भई हम शेष वित्त से वित्तीय दावे, पैसे, वित्तीय मतलब क्या? पैसों की बात हो रही है, तो कौन से खाते में आएगा? पूंजी खाते में आएगा। क्योंकि निवेश, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? पूंजी। चालू खाते में तो क्या आता है? निर्यात, आयात, है ना? एक तरफ़ा भुगतान, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमारा कौन-सा आएगा? बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो गया, जो मैंने अभी पहले करवाया था, वही है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्थव्यवस्था में आय के लाभ-अलाभ स्तर का निर्धारण डैश पर किया जाता है। लाभ और अलाभ, भई सीधी-सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट, या हम हिंदी में इसको कहते हैं अलाभ और अलाभ, कब होता है? जब हमारा पूरी की पूरा उपभोग आय, या मैं कहूँगी पूरी की पूरी आय उपभोग पे खर्च कर दी जाए, तो क्या कहेंगे उसको? लाभ और अलाभ। भई पूरी की पूरी आय उपभोग पे खर्च कर दे, तो सेविंग क्या होंगी? 0 होंगी। तो कौन-सा ऑप्शन ठीक है? सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग में दिए गए परिवर्तन के संबंध के कुल आय के परिवर्तन को दर्शाती है। कथन 2 है, जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन कभी भी आय के परिवर्तन से अधिक नहीं होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग में दिए गए परिवर्तन। जी नहीं, यहाँ पे अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति लिखा होता तो ये लाइन बिल्कुल सही थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? औसत उपभोग। औसत उपभोग प्रवृत्ति परिवर्तन को नहीं दिखाती, वो सिर्फ अनुपातिक संबंध को दिखाती है। किसके बीच में? कुल उपभोग और कुल आय के बीच में। तो ये वाली कथन तो क्या हो गया? असत्य हो गया। कथन तो क्या है? जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन होता है, कभी भी आय के परिवर्तन से अधिक नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। जब उपभोग में परिवर्तन आय के परिवर्तन से अधिक नहीं होता। कब? जब आय में परिवर्तन होता है। तो कथन 2 हमारा सत्य है और कथन 1 असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर बताइएगा।